और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर द्वारका कोर्ट से जमानत मिल गई है। पवन खेड़ा को गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट से असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने खेड़ा के खिलाफ कई प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने के लिए असम और उत्तर प्रदेश सरकारों से जवाब मांगा है। फिलहाल मंगलवार तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। इस बीच खेड़ा को रेगुलर बेल के लिए अर्जी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। उच्चतम न्यायालय में असम पुलिस ने कहा था कि पवन खेड़ा ने लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का इस्तेमाल किया। असम पुलिस ने कहा कि वो पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए दायर रिट याचिका पर जवाब दाखिल करना चाहेगी। पवन खेड़ा के वकील ने उच्चतम न्यायालय से कहा था कि उनके मुवक्किल ने प्रधानमंत्री पर अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है और उन पर लगाए गए आरोपों में गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। पवन खेड़ा को गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त वो इंडिगो की फ्लाइट से रायपुर जाने वाले थे। बिना एफआईआर की कॉपी दिए, बिना मुझे कोई नोटिस दिए हवाई जहाज से उतारकर इस तरह से गैरकानूनी रूप से मुझे गिरफ्तार किया गया असम पुलिस द्वारा। न्याय प्रणाली पर मुझे पूरा भरोसा और आस्था है, जिसकी वजह से आज मेरी स्वतंत्रता की रक्षा हुई है। अगला कदम आपका क्या होगा? क्या रणनीति आगे रहेगी? संघर्ष जो हमारा है इस देश को बचाने का, संवैधानिक मूल्यों को बचाने का, मेरे नेता राहुल गांधी जिस निडरता से अपना संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनके हाथ मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा। और अधिवेशन को लेकर अब आपकी आगे की क्या तैयारी? आप कब वहां के लिए रवाना? मैं जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं। अभी जा रहे हैं। और कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने जमानत मिलने के बाद कहा कि लोकतंत्र की जीत है, मेरी अभिव्यक्ति की आजादी की जीत है। उन्होंने बताया कि असम पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए कोई नोटिस, एफआईआर तक की कॉपी नहीं दी थी। पवन खेड़ा मेरे साथ है। सर, आज ये आपको कोर्ट से राहत मिली है जी सर, कोर्ट से राहत मिली है, बड़ी जीत, लोकतंत्र की जीत है, आपकी जीत रही, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसकी जीत है, न्याय प्रणाली की जीत है। तो आपको इससे पहले जब कोर्ट से जब ये पुलिस, असम पुलिस ने आपको सब कुछ नोटिस दिया था? कोई नोटिस, सीधे एयरपोर्ट, कोई एफआईआर की कॉपी नहीं, कोई समन नहीं, सीधा हवाई जहाज से उतारकर मुझे गैरकानूनी रूप से गिरफ्तार किया जा रहा था। कॉपी कब मिली सर आपको? अभी 4:10 पे मिली, 1:50 पे गिरफ्तारी हुई, 4:10 पे यहाँ अदालत में, तब जाके कॉपी थी जब हमने आवाज उठाई। तो क्या जब तक कॉपी नहीं मिली तो क्या आपको गैर कानूनी तरीके से आपको रखा? गैर कानूनी था, कॉपी की बात नहीं होती, मुझे नोटिस भी देना चाहिए था, कोई नोटिस नहीं दिया गया। अब आगे क्या करेंगे सर? लड़ाई जारी रहेगी? कानूनी लड़ाई तो जारी रहेगी, राजनीतिक संघर्ष जारी रहेगा। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि अभी उनकी लड़ाई जारी रहेगी। जो उनको गिरफ्तार किया गया 4-5 घंटे तक वो पूरी तरह गैर कानूनी था। यहाँ कोर्ट में ही उनको असम पुलिस की एफआईआर कॉपी सौंपी गई है। कैमरामैन मुनमुन के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और पंजाब के वारिस पंजाब दे यानी पंजाब के वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने गुरुवार को जमकर हंगामा किया। अमृतपाल के एक साथी लवप्रीत तूफान की गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थकों ने अजनाला पुलिस थाने के बाहर जमकर बवाल काटा। इस दौरान 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच अमृतपाल सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सीधे तौर पर धमकी भी दी। सिंह ने कहा कि अमित शाह ने कहा था कि वो खालिस्तान आंदोलन को आगे बढ़ने नहीं देंगे। मैंने कहा था कि इंदिरा गांधी ने भी ऐसा ही किया था, अगर आप भी ऐसा ही करेंगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमृतपाल सिंह का कहना है कि पिछले सप्ताह हमारे एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया था, वह निर्दोष है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। अमृतपाल सिंह ने एफआईआर से उसका नाम नहीं हटाए जाने पर थाने का घेराव करने की धमकी दी थी। इस मामले में अमृतसर के एसएसपी ने कहा है कि अमृतपाल ने सबूत दिए हैं, उससे पता चला है कि तूफान सिंह दोषी नहीं है, इसलिए शुक्रवार को तूफान सिंह को रिहा किया जाएगा। देखिए, अभी जो इन्होंने एक एफआईआर हुई
उसके एवज में ये लोग इधर आए. दे हैव गिवन सम प्रूफ्स आल्सो. सो अब इनसे बातचीत हुई है एंड एसेट इज फॉर्म्ड एंड the person who was arrested, they have given enough proofs that he is innocent. So the city is taking the cognizance of that thing and ultimately जो ये लोग अब peacefully disperse हो जाएंगे and law will take its own course. Thank you. और लाइसेंसी हथियार छीन कर उसे गैर कानूनी तरीके से बेचने के मामले में प्रयागराज पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों युवकों के कब्जे से पुलिस ने कई लाइसेंसी हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार प्रयागराज के धमनगंज थाने के अंतर्गत ब्रिजेश कुमार नाम के एक टीचर से उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर छीनने की घटना सामने आई थी। पुलिस ने इस मामले में व्यापक पैमाने पर धरपकड़ शुरू की थी। पुलिस का कहना है कि लाइसेंसी हथियार छीनने और इन्हें गैर कानूनी तरीके से बेचने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। ये कल ब्रजेश कुमार जो हैं, जो टीचर हैं कौशाम्बी में, उनके द्वारा थाने पे कल ये सूचना दी गई कि 20 तारीख को 7 बजे जब वो कंधईपुर से जा रहा था तो 3 अज्ञात लड़कों के द्वारा उसकी जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है वो छीनी गई है। तो इसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए त्वरित पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम अभिषेक और दूसरा रवि है। इनका जो तीसरा साथी है कल्लू यादव, वो अभी फरार है। इनके कब्जे से जो लूटी हुई रिवॉल्वर थी वो बरामद हुई है और जो घटना में यूज्ड मोटरसाइकिल थी वो भी इनके कब्जे से मिली है और पुलिस टीम शीघ्र ही कल्लू यादव की गिरफ्तारी के लिए गठित कर दी गई है और हम इंश्योर करेंगे कि उसकी गिरफ्तारी जल्दी की जाए। प्रयागराज में असामाजिक तत्वों द्वारा उत्पीड़न किए जाने के विरोध में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने सिविल लाइंस में पुलिस कमिश्नरेट के सामने प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना था कि शहर के पुराने इलाकों में असामाजिक तत्वों द्वारा उनको और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार परेशान किया जा रहा है। महिलाओं का आरोप था कि बार बार शिकायत के बावजूद असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हुआ है, मेरे बच्चों को गलत फंसाया जा रहा है। कौन लोग हैं फंसा रहे? दानिश कादिर हैं, मुनाफ हैं, सादिक हैं, उनके बाप दानिश हैं। किस लिए फंसा रहे हैं? कह रहे हैं कि रंगदारी हमारा 1 लाख रुपए ले लिए थे और हम वही कह रहे हैं कि क्या कहते हैं हम नहीं देंगे। हमारे देवर को, हमारे बच्चों को मारे पीटे हैं और हमारे घर में सीसी कैमरा भी लगा हुआ है। जहाँ तक है, जहाँ बता रहे हैं कि रंगदारी की गई, वहाँ पूरा सब कुछ दिखा रहा है कि हाँ कुछ नहीं हुआ है, जबरदस्ती दिखा रहे हैं। और दिल्ली आबकारी नीति मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए को पूछताछ के लिए समन भेजा है। ईडी ने कहा कि वो सीएम के सचिव से दिल्ली एक्साइज घोटाले से जुड़े मामले में कुछ सवाल करना चाहती है, इसलिए उसने सीएम के सचिव को तलब किया है। इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों ही संयुक्त रूप से कर रही है। सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामले की जांच कर रही है। ईडी इस मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सीबीआई और ईडी मिलकर अब तक आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर शिकंजा कस चुकी हैं। सत्येंद्र जैन फिलहाल कई मामलों में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं, तो वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नीतीश सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव ने अग्निवीरों पर विवादित बयान दिया है। सुरेंद्र यादव ने अग्निवीरों की बहाली और ट्रेनिंग पर सवाल उठाए हैं। ये बयान अग्निवीरों की 4 साल की बहाली पर दिया गया है, लेकिन मंत्री न सिर्फ मर्यादा भूल गए बल्कि सेना को लेकर भी बदजुबानी की। आज से 8.5 साल के बाद देश का नाम आवेगा के फौज में, ये मैं बोलता हूँ। 8.5 साल के बाद जितना पुराना सेना है वो सब रिटायर कर जाएगा। ये जो 4.5 साल का जो अग्निपथ वाले, अग्निवीर वाले लोग जो बहाल होंगे, तो इनका तो ट्रेनिंग में पूरा नहीं होगा। बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव के विवादित बयान पर बीजेपी ने आरजेडी पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि सुरेंद्र यादव का आपराधिक इतिहास रहा है और मंत्री के बयान पर आरजेडी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी स्थिति साफ करनी चाहिए। एलजेपी के रामविलास ने भी मंत्री पर कार्रवाई की मांग की है, तो कांग्रेस प्रवक्ता ने अग्निवीर योजना पर सवाल उठाए।
सुरेंद्र यादव जो आज मंत्री बने हुए हैं, खुद भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है और देश के अग्निवीरों बारे में बोलना और सोचने के पहले भी इन्हें अपने अतीत की जानकारी लेनी चाहिए। आरजेडी नेतृत्व को अविलंब इस विषय पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और चूंकि ये बिहार सरकार के मंत्री हैं, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। यह सरकार जैसी रहेगी, शब्द भी वैसे ही न लोग बोलेंगे। यह आपत्तिजनक है, घोर निंदनीय है और बिहार के मुख्यमंत्री जी को मंत्री से तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए। ये तो सेना के कई एक्सपर्ट बता चुके हैं कि एक फौजी को तैयार होने में ही 4 साल लगते हैं। बहाली महत्वपूर्ण नहीं है, सेना को तैयार करना पड़ता है, कड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ती है और 4 साल से ज्यादा समय फौजी को तैयार करने में लगता है। यहाँ 4 साल में तो सब कुछ हो गया, नौकरी ही खत्म। तो कैसे फौजी तैयार होंगे? इस पर क्यों नहीं सवाल उठाए जाएं? पूरा देश खतरे में डाला जा रहा है। उधर जेडीयू ने मंत्री सुरेंद्र यादव के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी प्रवक्ता सुनील कुमार ने कहा है कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे बेहतर सेनाओं में से एक है और जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसा बयान देने से बचना चाहिए। व्यक्ति भारतीय सेना पर अपमानजनक टिप्पणी देता है तो हम उनके इस कथन के साथ नहीं हैं, बल्कि इस कथन की निंदा करते हैं। ऐसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह के बयान देने से पहले सोचना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने जनवरी 2023 के लिए मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने अनुमान जताया है कि 2023 में भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाला अर्थव्यवस्था होगी और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023-24 के लिए पेश किए बजट के जरिए विकास को गति देने में मदद मिलेगी, साथ ही महंगाई को भी काबू में किया जा सकेगा। रिपोर्ट में सरकार और RBI द्वारा उठाए गए कदमों के चलते मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही में हेडलाइन महंगाई में गिरावट का ट्रेंड नजर आ रहा है। साथ ही वैश्विक आर्थिक संकट और मंदी की आशंका के चलते जून 2022 के बाद से कमोडिटी के दामों में गिरावट का सिलसिला जारी है। हालांकि एनर्जी और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों के चलते जनवरी 2023 में अभी भी ये महामारी पूर्व के दौर से ज्यादा बना हुआ है। कच्चे तेल के दामों में कमी आई है, लेकिन ये कोरोना पूर्व के दौर से अभी भी ज्यादा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता कमलनाथ के मदिरा वाले बयान पर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। सीएम शिवराज ने इस बयान को लेकर कमलनाथ पर तीखा प्रहार किया है। वहीं कमलनाथ ने कहा है कि वो अपने बयान पर कायम हैं। अब इसे चुनावी बयानबाजी कहें या कुछ और, लेकिन जो भी हो, कमलनाथ के एक बयान ने पूरे प्रदेश में सियासी तूफान मचा दिया है। कमलनाथ के MP को मदिरा प्रदेश कहने वाले बयान पर सीएम शिवराज ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर तीखा हमला बोला। सीएम ने कहा कि कमलनाथ अपने बयानों से लगातार प्रदेश का अपमान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कह रहे हैं वो। ये मध्य प्रदेश का अपमान है, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान है, मध्य प्रदेश की संस्कृति, संस्कार, परंपराओं का अपमान है। मध्य प्रदेश के भोले भाले लोग मेहनती है, ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, देशभक्त है। आप उनका अपमान कर रहे हैं कमलनाथ जी। कमलनाथ के मदिरा वाले बयान पर बीजेपी हमलावर है। प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ ने अपने इस बयान से MP के 8.5 करोड़ जनता का अपमान किया है। पूरे मध्य प्रदेश को उन्होंने ठेस पहुंचाई है, इसलिए मैं उनकी इस बयान की कड़ी आलोचना ही मात्र नहीं करता हूं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का जो अपमान किया है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आप मुझे बताइए कि अगर अहाते बंद कर दिए गए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर तो ये स्वागत योग्य कदम है कि आलोचना का कदम? वहीं कमलनाथ ने बीजेपी पर पलटवार किया और अपने बयान पर कायम रहने की बात कही। ये अगर उन्होंने मध्य प्रदेश, मैंने कहा MP, पहले जब MP की बात करते थे लोग कहते थे मध्य प्रदेश, अब कहते हैं मदिरा प्रदेश। क्योंकि बात मैं क्या कह रहा हूँ, उमा भारती जी कह रही है और
ये जिस तरह से छूट दी गई है अच्छे दिन लाने की, जो मोदी जी के अच्छे दिन लाने की का पूर्ति कर रहे हैं शिवराज जी, घर घर में शराब। प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन चुनावी बयानबाजी अभी से ही शुरू हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जुबानी हमला करने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। और विपक्ष की ओर से बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार बनाने की तैयारी है। जेडीयू पूर्णिया में होने वाली महागठबंधन की रैली में नीतीश के नाम आगे करेगा। जेडीयू की पहल को आरजेडी का भी समर्थन मिल रहा है। सवाल है कि क्या कांग्रेस तैयार होगी? नीतीश कुमार देश की सियासत के ऐसे चेहरे हैं जिसने 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सहयोगी चाहे जो भी हो, सीएम नीतीश ही बनते रहे। 8वीं बार बिहार के सीएम की कुर्सी संभालने के बाद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुलकर चुनौती दे रहे हैं। 25 फरवरी को पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली है। इस महारैली के जरिए महागठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रहा है। इस महारैली के जरिए जेडीयू सीएम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश करेगा। नीतीश कुमार की दावेदारी को मजबूत करने के लिए जेडीयू पूर्णिया में नीतीश कुमार के बड़े कटआउट लगाने की तैयारी में है, जिससे सबकी नजर सीएम नीतीश कुमार पर ही हो। सीएम नीतीश कुमार के पक्ष में सबसे बड़ी बात है कि सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन के 2 सबसे बड़े दल आरजेडी और जेडीयू का समर्थन है। वो एक बेहतरीन पीएम कैंडिडेट भी हो सकते हैं, क्योंकि इधर मुख्यमंत्रियों के भी प्रधानमंत्री बनने का चलन शुरू हुआ है। ये शुरू हुआ। जो आदरणीय नीतीश कुमार जी में जो क्षमता है, जो योग्यता है, जो संसदीय जीवन का अनुभव है, उसका लाभ देश को मिलेगा। हर बिहारी चाहता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने। दिलचस्प बात यह है कि रैली में मंच पर कांग्रेस के वो तमाम नेता मौजूद रहेंगे जो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार बता रहे हैं। हम कांग्रेसी बस एक ही नाम जानते हैं और वो नाम है राहुल गांधी। हमारी प्रबल इच्छा है, हमारी भावना है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार बनाने की सबसे बड़ी पहल इसी महीने 18 तारीख को हुई, जब सीएम नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का नेतृत्व करने का साफ साफ संकेत दिया। भाकपा माले के अधिवेशन में 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले विपक्ष के नेतृत्व पर चर्चा हो रही थी, जिसमें सीएम नीतीश ने बहुत बड़ा बयान दिया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2024 के नेतृत्व के लिए फैसला ले चुके हैं। उन्होंने गेंद कांग्रेस के पाले में डालते हुए कहा कि 2024 में विपक्ष के नेतृत्व के लिए वो तैयार हैं, कांग्रेस इस पर फैसला करे। सीएम नीतीश कुमार ने हुंकार भरते हुए कहा कि अगर कांग्रेस और पूरा विपक्ष साथ मिलकर लड़ा तो बीजेपी 100 के नीचे सिमट जाएगी। तो यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए। हम तो उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब तक हम तो जाकर दोनों को कही दिए हैं, हम कह दिए हैं कि भाई सोच लीजिए आगे। नीतीश के दावे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पलटवार किया। अश्विनी चौबे ने कहा कि बीजेपी को कोई 100 सीट पर नहीं सिमटा सकता। 2024 में ये कहते हैं 100 पर ला देंगे बीजेपी को। है नीतीश कुमार को शक्ति। अरे जब जब बीजेपी ने साथ दिया, बीजेपी ने तुमको बनाया है, बीजेपी को तुमने नहीं बनाया। हालांकि विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस ने अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन आरजेडी खुलकर नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। कई दूसरे विपक्षी दलों का भी इंतजार है। लोकसभा चुनाव में बामुश्किल 1 साल बचा है और ऐसे में सवाल है कि क्या अब की बार नीतीश कुमार। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और धर्मेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। HPSSC यानी हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने पर सियासी बवाल बढ़ता ही जा रहा है। अब मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी पर सीधा आरोप लगा दिया है कि पेपर लीक कराने में बीजेपी के नेता शामिल थे।
इसीलिए बीजेपी HPSSC भंग किए जाने का विरोध कर रही है। मंत्री जगत सिंह नेगी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। पेपर लीक कराने में शामिल थे बीजेपी के नेता। HPSSC के भंग होने से डरी हुई है बीजेपी। पेपर लीक केस की जांच रिपोर्ट के बाद सीएम ने HPSSC हमीरपुर को भंग कर दिया तो विरोध की आवाज सिर्फ बीजेपी की तरफ से उठी। जो स्कोप है उसमें इस कमीशन को बंद करने के लिए जो उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि वो नियम के अनुसार ही किया होगा। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिरकार बंद होने से समस्या का समाधान हो रहा है क्या? मगर विरोध की इस आवाज को बीजेपी नेताओं का डर बताते हुए मंत्री जगत सिंह नेगी ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। नेगी ने कहा कि बीजेपी राज में उसके नेता भी पेपर लीक कराने में शामिल थे, जिन्हें HPSSC के भंग होने के बाद अब जांच में बेनकाब होने का डर सताने लगा है। जो है भाजपा जो है खुद इसमें शामिल थे, तो इसलिए अब इन्होंने अपने लोगों को बचाना है। अगर इनको नहीं बचा पाएंगे, कहीं उनके मुख से निकल गया कि ये लोग हमें दबाव में काम कराते थे, हमारे से गलत काम कराते थे, तो इनकी बारी आनी है। तो इसलिए इनको अब जो है अपना मुखौटा जो है दिखाना पड़ेगा पब्लिक के पास। हालांकि मंगलवार को सीएम से जब पेपर लीक में सफेद पोशों के शामिल होने पर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने बस इतना कहा था कि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं अभी बता नहीं सकता। और कई चीजें सामने आई है जो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। वो इंक्वायरी का मैटर है और हमने एक्शन लेने के लिए जो हमारे विजिलेंस के अधिकारी हैं उनको कह दिया है। तो सवाल है कि क्या सीएम ने जो बातें नहीं कही मंत्री जगत सिंह नेगी वो बात अब खुलकर कहने लगे हैं। और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसके अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर ऐसा है तो आप कार्रवाई कीजिए, हम इसके लिए तैयार है। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जब इनकी सरकार सत्ता में आती है तो हमेशा जो है वो द्वेष भावना के साथ काम क्यों करती है? पूरी की पूरी कार्रवाई में चयन आयोग को भंग करने का कोई औचित्य नहीं बनता था। अगर औचित्य बनता था तो इसकी इंक्वायरी का बनता था। हमें तो ये लग रहा है कि जो इन्होंने चयन आयोग भंग किया है उसके अंतर्गत जो है ये केवल मात्र जो है चेयरमैन और मेंबर्स को हटाना चाहते थे। इससे ऊपर इनकी कोई भी सोच नहीं थी। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18, शिमला। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे तमाम अहम खबरों के लिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।